चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का ऐलान हो गया है और हमारे साथ स्पोर्ट्स तक पर मौजूद है नन अदर देन द लेजेंडरी सनी गावस्कर। और सनी भाई, मैं आपके शहर मुंबई आया, मैंने सोचा आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आपने मुंबई को छोड़ के, मुंबई की गर्मी छोड़ के आप गोवा में चले गए हो। पीछे मुझे पाम ट्रीज भी नजर आ रही हैं, तो मुझे लगा जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी का चयन होगा आप वहां पर होंगे। अरे मैं पहले भी किसी जब टीम की सिलेक्शन होती थी तो मैं क्या बाहर थोड़ी खड़ा रहता था। मुझे आपसे ही खबर मिलती थी कि ऐसे ऐसी टीम हो गई, इन लोगों को चुना है, हाँ, इनको ड्रॉप किया है। तो वैसा ही हुआ है आज। पर कल जरूर हाजिर होऊंगा। जो हाँ। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की वानखेड़े स्टेडियम की गोल्डन जुबली है, सेलिब्रेशन है, उसके लिए जरूर हाजिर रहूंगा। अच्छा सही भाई, सिलेक्शन तो है, सिलेक्शन के मुद्दे पे मैं आऊंगा। उससे पहले थोड़े से ना वो गाइडलाइंस आई हैं और एसओपीज आई हैं और खिलाड़ियों को 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। आज उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, चर्चा भी हुई। हम्म। तो किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई, जब टीम T20 वर्ल्ड कप जीत रही थी तब भी यही सब चल रहा था, तब आपने कुछ चेंज नहीं किया। अब वो हार गई तो आपने चेंज करने से कितना फर्क पड़ेगा? तो अजीत अगरकर ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए, हर जगह एसओपीज होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, हर टीम के लिए होते हैं। तो यहाँ भी होने की जरूरत है। वो चाहे जीत हार अलग बात है, ये होने चाहिए। पहली बात, गाइडलाइंस आपको जो ये आई हैं ठीक लगी? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या एक्सेस है? नहीं, देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय क्रिकेट से बड़ा कोई इंडिविजुअल है ही नहीं। और वो अगर वैसा अगर कोई इंडिविजुअल समझता है कि वो भारतीय क्रिकेट के साथ कुछ भी कर सकता है, तो फिर उसको एक उसकी जगह दिखानी होगी, और वो जगह है टीम के बाहर। क्योंकि ये टीम में जो एकजुटता होती है, वो होने के लिए ये जरूरी है कभी कभी कि आपको कुछ नियम ले आने होते हैं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं हमारे समय की बात कर रहा हूँ। मुझे हमारे समय की, आप तो जानते हैं मैं बहुत कम ऐसी बातें करता हूँ हमारे समय के बारे में। पर हमारे टाइम में जब हमारी जो फैमिलीज, बीवियां जो आती थी, वो पहले 2 टेस्ट मैचेस के बाद आती थी। बहुत कम ऐसा हुआ करता था कि कोई किसी की बीवी पहले दिन से टूर पार्टी में शामिल होती थी, और वो हमारे साथ ट्रैवल नहीं करती थी। आखिरकार आखिरी टूर पर मुझे पता है कि जो इंग्लैंड में काउंटी मैचेस होते, तो काउंटी से काउंटी हम जाते थे बस में, तो वहां पे कभी कभी बीवियां होती थी। पर सबसे उस अहम बात है कि पहले, मतलब अगर 2 टेस्ट मैचेस के लिए अगर आपके साथ कोई फैमिली नहीं होती, तो फिर आप जो टीम है वो आपके साथ एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते। क्रिकेट की चर्चा ज्यादा होती है कि आज क्या हुआ, कल क्या होना चाहिए। और एक रूटीन जो बनता है, प्रैक्टिस का रूटीन बनता है, वो मतलब कैसे कैसे होना, वो एक रूटीन बनता है, तो एक मतलब सेट होता है। मतलब गाड़ी चलती है, गियर में आके चलने लगी है। और कुछ जो फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस भी खत्म होते हैं। कभी कभी जो होम बोर्ड है उनका डिनर होता है टीम के लिए। कभी कभी आपके वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उनके पास जो एक रिसेप्शन होता है, वो खत्म होता है। फिर उसके बाद में आप क्रिकेट पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बीवियां फैमिली आती है, तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका एक रूटीन बना है। तो ये ये आपने मेरे लिए बिल्कुल लगता है वाजिब कि बात हाँ, की। अच्छा। ये मेरे लिए लगता है हाँ, कि सॉरी सॉरी। ये मेरे लिए लगता है कि ये अगर होगा तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब फैमिलीज को भी। देखिए, आप क्रिकेट खेलते हैं, पर आपकी तो फैमिली तो होती है। तो फैमिली मतलब आप कोई भी, मतलब आप आपकी आपकी बात करें, आप अपना काम कर रहे हैं, शाम को जाकर आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो क्रिकेटर क्यों नहीं। पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो होना है वो पहले, अगर पर कभी कभी जैसे कि आप आपको जरूरत है यहाँ पे मुंबई आने की, आपकी फैमिली मुंबई में है नहीं, तो ये जरूर जब जरूरी होता है शुरुआत में, तब फैमिली अगर दूर हो तो अच्छा, बाद में फैमिली आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिल्कुल वाजिब बात सही भाई आपने की है। अच्छा, ये थोड़ी गुत्थी सुलझाएं। 150 किलो का वेट चाहिए होता था आप लोगों को, जब एक्सेस बैगेज? देखिए, हमारे टाइम में 20 किलो का तो अलाउंस होता था बस। 20 किलो का मतलब किड बैग और पर्सनल बैग के का जो कॉम्बिनेशन से 20 किलो होता था। और जब हम अपनी एयर इंडिया से ट्रैवल करते थे, तो बहुत बहुत वक्त ऐसा होता था कि कहीं भी, मतलब खास करके परदेश में, काफी ऐसे, मतलब जो वहाँ के जो मैनेजर हुआ करते थे, एयरपोर्ट मैनेजर, वो बहुत मदद करते थे। वो मतलब समझते थे कि
जब जा खास खास करके टूर खत्म होने के बाद जब आप ट्रैवल करते हो तो थोड़ा सा एक्सेस बैगेज हो जाता है, क्योंकि आपने कुछ शॉपिंग की होगी, आपने कुछ आपके लिए इक्विपमेंट खरीदा होगा जो उस वक्त भारत में उपलब्ध नहीं हुआ करता था। क्रिकेट का इक्विपमेंट, बैटिंग बैट्स की या जूते या प्रोटेक्ट ग्लव्स वगैरह, वो तो उसका वेट बनता था। तो एयर इंडिया के जो होते थे जनरल मैनेजर्स वहाँ के, वो उन्होंने बहुत मदद की। अ, शारजा में जब हम खेलते थे तो थोड़ी सी मतलब अलग सी बात होती थी कि अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की तो हमारे पास 20 किलो ऑल आउट था। 8 किलो 10 किलो भी ओवरवेट होगा तो फिर बोलते थे लेके जाओ। पर अगर पाकिस्तान के खिलाफ हार गए और हमारे पास आधा किलो भी वजन ज्यादा होता था या 1 किलो वजन ज्यादा होता था, उसको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ती थी। पर ये जो 150 किलो है, तो मुझे पहले आश्चर्य हुआ कि 150 किलो कैसे हो सकता है। क्या वो बंदे खुद वहां पे किकबैग में रहते हैं और इसी को उसका फिर वजन हो जाता है कि उसी की वजह से 150 किलो हो जाता है? क्योंकि आप मुझे बताइए, आपके पास आप मैं मानता हूं कि आजकल कुछ 10 12 15 बैटे लेके जाते हैं लोग। 2 किट बैग में अगर आपके 10 जूते भी है, 10 पैर के जूते, ट्रेनिंग के जूते, बॉलिंग के जूते, फील्डिंग के जूते, कैजुअल वेयर के जूते, वो सब मिलकर आपके दो दो हेलमेट लेंगे, हेलमेट लेके जाएंगे। विकेट कीपर के पास 2 4 ग्लव्स होंगे, एक्स्ट्रा ग्लव्स होंगे, विकेट कीपिंग ग्लव्स होंगे। वो सब 2 किट बैग में डालकर मुझे लगता है कि 40 किलो से ऊपर ये वजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसके साथ आपके लिए पर्सनल क्लोथिंग के लिए एक बैग दी जाती है, उसका भी मैं समझता हूँ कि 25 30 किलो से वजन ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर मुझे लगता है 70 75 किलो आप समझ सकते हैं, पर 150 किलो, भाई ये मैं नहीं समझ सकता हूँ। मैंने देखा है, क्योंकि मैं कभी कभी हमारा ये ऐसा होता है कि हम एक ही होटल में रहते हैं। राइट में। तो हमने देखा है कि कुछ लोग शॉपिंग जो होती है, शॉपिंग करते हैं, मतलब शॉपिंग में वहां पे वो 2 3 सूटकेसेस भी वापस लेकर आते हैं। मतलब इतनी शॉपिंग करते, करने दो, उनके पास पैसे है, करने दो जो भी है। पर जो उसका जो वजन है वो उनको भरना होना चाहिए। वो बीसीसीआई ने नहीं भरना चाहिए। वो आप जरूर, आपकी कितनी मर्जी है शॉपिंग करिए, कितनी मर्जी है आपकी बैग्स ले आइए, पर 150 किलो मैं समझ नहीं सकता। 70 75 किलो, हाँ मानता हूँ, एक्सेप्टेड। अच्छा, वो इसलिए भी हो जाता है सही भाई। और इसी पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक और जो गाइडलाइन है कि भाई ये जो आप पर्सनल स्टाफ लेके चलते हो ना, कई शेफ्स लेके चल रहे थे, कई सोशल मीडिया टीम लेके जा रहे थे, कई अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लेके जा रहे थे। मैंने कहा ये सब नहीं है भाई, बीसीसीआई देगी। बीसीसीआई एक शेफ भी दे देगी। आप बोलोगे 2 शेफ हो सकते हैं ट्रैवल करने, सिक्योरिटी भी बीसीसीआई देती है, एक्स्ट्रा देती है, सब कुछ बीसीसीआई करेगी। ये जो पर्सनल जा रहे थे ये नहीं जाएंगे, इसके बारे में क्या राय है? तो आप कैसे रोकेंगे उनको? वो इंडिविजुअल्स है, वो आप उनको तो रोक नहीं सकते। हाँ, आप उनको रोक सकते कि आप टीम के बस में नहीं आएंगे। हम्म। आप उनको टीम के होटल में रोकने से भी मना नहीं कर सकते, अगर उन्होंने पहले से बुकिंग कर ली हो, जानते हैं कि कौन से होटल में टीम रहने वाली है। बहुत सारे फैंस होते हैं ना, हम्म। वो भी उनके पास भी जब जानकारी होती है कहाँ पे भारतीय टीम रहने वाली है, तो वहां पे वो बुकिंग कर लेते हैं। क्योंकि भारतीय टीम के साथ मिलने का, भारतीय टीम के साथ नाश्ते के लिए, जब नाश्ते के लिए आते, खाने के लिए आते, ट्रेनिंग के लिए जाते, जिम में जाते, मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो वैसा ही, अगर वैसा हो सकता है पर्सनल शेफ का और पर्सनल सिक्योरिटी का, जब तक वो आपके आपके टीम बस में नहीं जा रहे, आ, 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 आप आ, आ, आप उनको कोई स्पेशल अक्रेडिटेशन, टीम अक्रेडिटेशन जब तक आप उनको नहीं दे रहे, तब तक तो आप किसी को रोक नहीं सकते। ये भी आपकी वाजिब बात है। देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। चलिए चयन पे आ जाते हैं। जो टीम चुनी गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 खिलाड़ी यहाँ पर चुने गए हैं। मैं इनको एक एक करके ब्रेक करके आऊंगा टीम में। सबसे पहले तो खुशखबरी से शुरू करते हैं। जसप्रीत बुमराह आ गए हैं, क्योंकि वो सिडनी टेस्ट के बाद पता नहीं चल रहा था, सब नर्वस थे, हम अपने नाखून चबा रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे नहीं आएंगे। अब तो ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड दौरे के लिए भी चुना गया है उनको। और अजीत अगरकर जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर, उन्होंने कहा कम से कम एक मैच तो वो वहां पे देखना चाहते हैं उनको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो ये तो अच्छी खबर है, मतलब उतनी गंभीर नहीं है चोट, इसका मतलब। बहुत बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर। देखिए, अगर कोई ऐसा एक खिलाड़ी हो जो भारतीय टीम को जीत दिला सकता है, वो है जसप्रीत बुमराह। क्योंकि हाँ, ये जरूरी है। और ये अभी 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 हमने देखा है कि हमारी जो सीरीज हुई, श्रृंखला हुई, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो श्रृंखला हुई, वहां पे भी देखा है। एक जमाने में ये कहावत होती थी कि बॉलर्स विन यू मैचेस। अगर बॉलर 20 विकेटें नहीं लेंगे तो आप मैच कैसे जीतेंगे, ये सवाल होते थे। सही सवाल।
पर बॉलर ने 20 विकेटें भी ले ली, पर अगर बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए तो आप मैच कैसे जीत सकते हैं? तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जसप्रीत बुमराह की जो एक सिलेक्शन है हुई है, तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बहुत बढ़िया खबर है। यही आशा करता हूँ कि वो फिट रहेंगे। और क्योंकि किसी को पता नहीं था, सिलेक्शन कमेटी को नेचुरली और ज्यादा खबर होगी कि उनकी नेचर ऑफ इंजरी क्या है, मतलब एक्सटेंट ऑफ इंजरी क्या है, और उस हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया है कि उनको टीम में लिया जाए। तो बहुत अच्छी खबर है ये। हम्म, अब जो अच्छी खबर नहीं है, एटलीस्ट कुछ खिलाड़ियों के लिए, शुरुआत करूंगा करुण नायर के साथ। 700 रन कुछ 7 मैचेस में बना डाले उन्होंने विजय हजारे में। अब उनका चयन नहीं हुआ है, उसके पीछे आपको क्या लगता है बड़ा कारण? कारण ये है कि सिर्फ एक टूर्नामेंट पे रन बनाया है तो शायद इसलिए उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, या क्योंकि जगह ही नहीं बन रही थी? क्योंकि ठीक है, इंडियन टेस्ट टीम अच्छा नहीं करी, इंडियन वनडे टीम अच्छा करती आई है, तो आप उनको फिट कैसे करते हैं? क्या लगता है आपको कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वहां कहाँ पे फिट करेंगे, क्योंकि आप फिट तो हो सकते थे श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की जगह। केएल राहुल तो सेकंड विकेट कीपर होंगे इस टीम के लिए, और उनका जो परफॉर्मेंस था 2023 के वर्ल्ड कप में, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद में भारतीय टीम ने, मुझे लगता नहीं कि वनडे क्रिकेट कहीं खेली है। और श्रेयस अय्यर का भी परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छा था वनडे क्रिकेट में भी। तो इसी की वजह से करुण नायर को जगह नहीं मिली। देखिए, एक जमाने में जब भारतीय टीम के पास चार दिग्गज स्पिनर हुआ करते थे, बिशन सिंह बेदी, इरापली प्रसन्न, भगवत चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकटराघवन, तो बाकी के मतलब पद्माकर शिवलकर, राजेंद्र गोयल जैसे बहुत बहुत अच्छे जो स्पिनर थे, उनको मौका नहीं मिला क्योंकि जगह नहीं बनती थी। और जब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज थे, युवराज सिंह, तो युवराज सिंह को भी देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली, इतने बढ़िया बल्लेबाज, अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं ना, क्योंकि जगह नहीं बनती थी। कहाँ पे खेलेंगे? नंबर 7 पर तो नहीं खेल सकते थे। अगर खेलना है तो 3 4 5 6 पर खेल सकते। 3 4 5 6 तो जगह बन चुकी थी। तो यही एक करुण नायर के साथ ये हुआ है कि इस टूर्नामेंट, इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको चुना नहीं गया। पर अगर उनका फॉर्म जो रणजी ट्रॉफी में लाल गेंद का जो फॉर्म अगर अच्छा रहा, बिल्कुल ऐसा ही रहा, तो फिर उनको भारतीय टीम जो इंग्लैंड में जाएगी, उससे उनको ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल होगा। ये बड़ी आपने दिलचस्प बात कही। हो सकता है कि आप उनको कुछ रिवॉर्ड करें दूसरे फॉर्मेट में, क्योंकि वहां शायद जरूरत भी पड़ सकती है। आप अच्छा भी नहीं खेल रहे तो जगह कुछ और खिलेगी। एक्सपीरियंस भी है, लास्ट ईयर वो हम्म, खेले थे, हम्म, इंग्लैंड में खेले थे, तो जितना वहां का एक्सपीरियंस है उतना अच्छा ही है ना आपके लिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा, दूसरे हैं संजू सैमसन। बड़ा करीबी मामला था ऋषभ पंत संजू सैमसन, क्योंकि केएल राहुल का जैसे आपने कहा परफॉर्मेंस तो अच्छा था, उनको रहना था। अब इन दोनों के बीच थोड़ी टक्कर थी। क्या लगता है, संजू सैमसन अपने आप को अनलकी माने, या मुकाबला ही इतना कठिन था ऋषभ के साथ? बिल्कुल, जैसे कि करुण नायर के साथ हुआ वैसा ही हुआ। संजू सैमसन ने कुछ भी गलत नहीं किया। शायद जो एक, मैं भी सुन रहा हूँ कि वो केरला क्रिकेट एसोसिएशन का जो कैंप था विजय हजारे ट्रॉफी के लिए, उनको वो वहां पे वो उपस्थित नहीं थे, और उसी के कारण केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको विजय हजारे की टीम में नहीं लिया। वो उन्होंने उसके पहले जो T20 की टूर्नामेंट हुई थी, सईद मुश्ताक अली टूर्नामेंट, वहां पे उन्होंने रन भी बनाए थे। पर अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, और अगर आपने अच्छा कारण नहीं दिया हो कि आप क्यों शामिल हो नहीं पाए वो कैंप के लिए, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो मतलब भुगतना पड़ेगा ना। तो केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने वही निर्णय लिया। अभी तक किसी को पता नहीं कि उन्होंने वो जो कैंप था वो क्यों अटेंड नहीं किया। और शायद उसी की वजह से भारतीय जो समिति है, उन्होंने भी ये डिसाइड किया होगा कि भाई उनको केरला ने नहीं लिया है टीम में, तो हम कैसे ले लें। फिर क्या हो गया, संदेशा कुछ अलग जाता है कि स्टेट एसोसिएशन कुछ कर रहा है और नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन कुछ अलग कर रहा है। सही बात है। मोहम्मद सिराज सही भाई, वो लगातार टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब मिस आउट करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वो जो दो इंग्लैंड के मैच है जहां शायद बुमराह नहीं खेलेंगे, उसके लिए भी बैकअप हर्षित राणा है। तो कहीं ना कहीं हर्षित राणा भी सिराज से थोड़ा आगे चले गए हैं वो पैकिंग ऑर्डर में, जहां तक व्हाइट बॉल क्रिकेट है। उसके बारे में क्या राय है? देखिए, ऐसा लगा था कि वो शायद थोड़े से थके हुए लग रहे थे आखिरी दो टेस्ट मैचेस में, खास करके आखिरी टेस्ट मैच में। और समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत बॉलिंग की थी उन्होंने, बहुत बहुत बॉलिंग की थी, बहुत जान लगाकर उन्होंने प्रयास किए थे। तो शायद इसी की वजह से, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे आ गया था, और इसी की वजह से उनको शायद टीम में नहीं लिया गया।
पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में उनकी जैसी स्विंग बॉलिंग, पेस बॉलिंग बहुत काम आएगी। ये बिल्कुल हम कई बार फॉर्मेट भी मिक्स कर लेते हैं। यशस्वी सही भाई अभी तक ओडीआई डेब्यू नहीं किया है, पर कम से कम ओडीआई टीम में आ गए हैं, जो उन्होंने लगातार मेहनत की है T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में उसका फल मिला है शायद उनको। जी बिल्कुल। देखिए उनका फॉर्म भी जब इतना जबरदस्त होता है तो ऐसे खिलाड़ी को जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है उसको बाहर रखना मुश्किल बनता है। क्या उनको आखिरी मतलब प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, ये तो आगे जाकर ही हमें पता चलेगा। पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड की कॉम्बिनेशन बनती है तो बहुत अच्छा रहता है। राइट हैंड भारतीय टीम के पास अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर है, ऋषभ पंत भी लेफ्ट हैंडर है, तो वैसा नहीं कि उनके पास लेफ्ट हैंडर है नहीं। पर अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर में अगर कोई लेफ्ट हैंडर होता है तो अच्छी बात होती है। पर शुभमन गिल वाइस कैप्टन है तो उनको टीम के बाहर रखना बहुत मुश्किल है। और उनकी परफॉर्मेंस भी वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है शुभमन गिल की, तो वाइस कैप्टन की बात छोड़िए, उनको वैसे भी ड्रॉप करना ठीक नहीं होगा। जाते जाते सही भाई, क्योंकि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात की, संजू सैमसन के संदर्भ में भी वो जो गाइडलाइंस भी आई है उसमें भी कहा है भाई डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलना ही पड़ेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा भी कि भाई देखिए ऐसा नहीं कि मैं नहीं खेलना चाहता, हमारा कैलेंडर बहुत पैक होता है, इतना बड़ा गैप नहीं मिलता, पहली बार 45 दिन का गैप मिला है, लेकिन इस बार जो रणजी ट्रॉफी होने वाली है 23 से, मैं उस दिन खेलूंगा। तो कहीं ना कहीं असर हो रहा है ये जो बीसीसीआई की गाइडलाइंस आ रही है उसका। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपने पिछले साल श्रेयस अय्यर जिनके पास बैक की इंजरी थी और वो उसी की वजह से अवेलेबल नहीं थे, वो खेल रहे थे, एक मैच मिस करी उन्होंने, अगले मैच में उन्होंने हिस्सा भी लिया। और ईशान किशन तो पूरा सीजन वो खेले नहीं झारखंड के लिए, तो दोनों को आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से ड्रॉप किया था। तो बिल्कुल मतलब जो नियम किसी को लागू होता है तो दूसरों को भी लागू होना चाहिए, क्योंकि उसी से आप संदेशा भेजेंगे कि कोई भी खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, भारतीय क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट। और ये आगे जाकर हमें देखना होगा कि क्या उसका पालन होगा कि नहीं। ये देखना दिलचस्प होगा सही भाई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। आप जो आखिरी शाम है गोवा की आज के लिए वो एंजॉय करें, और फिर मुंबई में जो आपका फंक्शन होगा उसकी खबर तो हम स्पोर्ट्स तक पे अपने दर्शकों को दिखाएंगे ही। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।